औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। हम अपने लेक्चर्स जो हैं फार्मास्यूटिक्स टू इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल में डोजेज फॉर्म का चैप्टर फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म, उसमें हमारा जो टॉपिक है फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैरेंटल डोजेज फॉर्म, जो हमने जो है पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज हमारा जो है इसका सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के दौरान हम जो पैरेंटल डोजेज फॉर्म है, जिसको हम इंजेक्टेबल्स भी कहते हैं, उसकी हम डिफरेंट फार्मूलेशंस और उसके जो मैन्युफैक्चरिंग के जो मेथड हैं, स्पेशली स्टरलाइजेशन के जो मेथड हैं, वो हम अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप ये जानते हैं कि बग़ैर एक स्टेबल फार्मूलेशन के और बग़ैर एक अच्छी और इफ़ेक्टिव फार्मूलेशन के हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जो है हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है हमारा ड्रग जो है, जो थेरेप्यूटिक एजेंट भी हम जिसको कहते हैं, उसके साथ हम जो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एक्सीपिएंट्स जो हैं उनको मिला के हम उसको डोजेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह पैरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको हम जो डिफरेंट एक्सीपिएंट्स हैं उनके साथ हम उसको मिलाते हैं और उसकी हम एक फार्मूलेशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम एक कॉमन जो फार्मूलेशन है जो पैरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर फार्मूलेशन मीन हम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ जो डिफरेंट एक्सीपिएंट्स जो है हम यूज़ करते हैं, आज हम उसको यहाँ पे हम देखते हैं। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि आज हम ये जो एक्सीपिएंट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं या हम एक फार्मूलेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉमन सी फार्मूलेशन है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, एक्टिव इंग्रेडिएंट टू एक्टिव इंग्रेडिएंट और फार्मूलेशन टू फार्मूलेशन पैरेंटल प्रोडक्ट्स में ये जो है वो एक्सीपिएंट वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तमाम पैरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर हर तरह के जो पैरेंटल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद हों। तो इन एडिशन टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड सॉल्वेंट और व्हीकल्स, अगर वो लिक्विड पैरेंटल प्रोडक्ट्स हैं तो उसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा और उसके साथ साथ जो है वो एक्सीपिएंट में जो है वो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं और कोई ना कोई व्हीकल हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं अगर वो लिक्विड पैरेंटल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा जो है हम बफ़र्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा जो पैरेंटल प्रोडक्ट्स हैं उनकी पीएच को थ्रू आउट शेल्फ़ लाइफ मेंटेन रखते हैं, पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। इसी तरह पीएच एडजस्टर्स हम डालते हैं ताकि हम इंजेक्टेबल्स की पीएच को विद द पीएच ऑफ बॉडी सिक्रीशन उसके साथ हम रिजेंबल कर सकें और किसी भी तरह के बॉडी के अंदर जो है वो एडवर्स जो इफ़ेक्ट ना हो ड्यू टू पीएच चेंज। इसी तरह एक्टिव इंग्रेडिएंट को और एक्सीपिएंट्स को सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व करने के लिए, और अगर हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट उसकी सॉल्युबिलिटी कम है उस सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं। इसी तरह जो है वो सॉल्युबिलिटी को ही इन्हांस करने के लिए या डिस्पर्शन, अगर वो डिस्पर्शंस हैं हमारी जो सस्पेंशंस हैं तो उनकी जो है वो डिस्पर्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो है हम सरफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमने जो है वो पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए हमने कहा था कि चंद एक प्री रिक्विजिट्स हैं, तो जहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पैरेंटल प्रोडक्ट्स का हमारी बॉडी सिक्रीशन जो है स्पेशली ब्लड जो है उसके साथ आइसोटोनिक होना लाजमी होता है। तो उसको ब्लड के साथ आइसोटोनिक करने के लिए, उसको ब्लड की जो आइसोटोनिसिटी है उसके साथ कंपेयर करने के लिए, रिजेंबल करने के लिए, या वही आइसोटोनिसिटी जो है वो अपने फार्मूलेशन की करने के लिए हम उसके अंदर टोनिसिटी एडजस्टर्स डालते हैं। इसी तरह जो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स हैं या मल्टी डोज पैरेंटल्स जो हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई व्हीकल के साथ, सॉल्वेंट के साथ कोई हमें ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना पड़ रहा है जो कि सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकता है, या कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं और दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, तो फिर मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स जो है वो कम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं
और एक जो फार्मूलेट जो है वो प्रोडक्ट को किया जाता है। अब हमने डिस्कस करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल इंजेक्टेबल जो हैं, इंजेक्टेबल्स या पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसमें एक तो है कि हम ईच एंड एवरी स्टेप पे जो हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उसको हमने जो है वो स्टीराइल होने चाहिए। हमारी जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको स्टीराइल होना चाहिए। जो फिलिंग और के जो प्रोसेस है इंजेक्टेबल्स का, उसको हमने एसेप्टिक एरिया के अंदर जो है उसको हमने फिल करना होता है। मींस के तमाम जो हमारे जो प्रोसेस हैं उनको हमने एसेप्टिक कंडीशन के अंदर, मटेरियल भी, इक्विपमेंट भी जो है वो जो पर्सनल जो हैं उसको हैंडल कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे ख़ुद से, उनके जो गाउन्स हैं, उनकी जो ग्लव्स हैं, दे मस्ट बी स्टीराइल। तो एक तो ये है। और फिर जो है वो हम सेकंड ये है कि हम तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग उसको जो है वो कर लेते हैं। फिलिंग जो है वो एसेप्टिक कंडीशन के अंदर होती है और इसके बाद जो है हम उस प्रोडक्ट को टर्मिनली स्टरलाइज़ करते हैं। मींस के उसको फिल करने के बाद जो है उसको स्टीराइल किया जाता है ऑटोक्लेविंग के ज़रिए या अवंस के ज़रिए या रेडिएशंस के ज़रिए। तो इसको हम टर्मिनल स्टरलाइजेशन कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के जो मेथड है वो जो है वो उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ स्टरलाइजेशन ऑफ दी पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पे डिफरेंट स्टरलाइजेशन के जो है वो जो प्रोसेस मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग का मेथड यूज़ कर रहे हैं, एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या हम उसको स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करना चाहिए। और इसी तरह हमने जो क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल है, जो हम मशीन्स उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका मटेरियल, उनकी जो स्टेरिलिटी है उसको हमने देखना है। उसके बाद जो है वो जो भी हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को हमने इंश्योर करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट की उसकी वो स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए और स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टीराइल होनी चाहिए और थ्रू आउट शेल्फ़ लाइफ उसको जो है वो स्टीराइल होना चाहिए। और स्टीराइल हमने कहा था, स्टीराइल का मतलब ये है कि हमने अपनी प्रोडक्ट में से, हमने अपने इंजेक्टेबल्स में से ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को रिमूव करना होता है। रिमूवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसके अंदर बैक्टीरिया शामिल हैं, उनके अंदर फंजाई शामिल हैं, उनके अंदर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म शामिल हैं। और ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमने उसको पाक करना होता है बल्कि हमने उसको पायरोजन से भी पाक करना होता है, उसके जो टॉक्सिन्स हैं उनसे भी पाक करना होता है, उसका पार्टिकुलेट मैटर है उससे भी पाक करना होता है, और उसके साथ साथ स्पोर्स से भी जो हमें अपनी प्रोडक्ट को पाक करना मीन्स के हर ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, इवन स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया से जो है, और तमाम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उससे हमें अपनी प्रोडक्ट को पाक करना होता है। तो स्टेरिलाइजेशन is necessary for complete destruction of and removal of all microorganisms including spore forming and non-spore forming bacteria, viruses, fungi and protozoas। हर तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए हम इस तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम अपनी प्रोडक्ट में से उसको एलिमिनेट करते हैं, और जो कि हमारी प्रोडक्ट को भी कंटामिनेट कर सकती है। और अगर प्रोडक्ट के साथ वो बॉडी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, एडमिनिस्टर हो जाती है, तो बॉडी के अंदर जो है वो अदर हेल्थ हैज़र्ड्स भी जो है वो पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए जो है वो अपनी प्रोडक्ट को स्टेबल रखने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को स्टीराइल बनाने के लिए, और उसके बाद जो है वो बॉडी के अंदर किसी भी तरह की जो है वो कोई हेल्थ हैज़र्ड ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई इन्फेक्शंस ना हो, तो हम अपनी पेरेंटल प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टीराइल बनाते हैं। हम इनको स्टीराइल इसलिए बनाते हैं कि हम अपनी पेरेंटल प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर और मसल्स के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें इनको स्टीराइल बनाना लाजमी होता है। कोई भी हम जो आगे हम डिस्कस करेंगे मेथड, उनकी जो स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड हैं, जो प्रोसेस हैं, वो ज़्यादातर जो है जो हम उसको चॉइस कर रहे होते हैं, चूज़ कर रहे होते हैं, तो हमने कुछ चीज़ों को ज़हन में रखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह की है और जो है किस तरह की कंटेमिनेशन इसके अंदर हो सकती है, और किस तरह की कंडीशन जो हैं या कौन से पैकेजिंग मटेरियल हैं जिसके अंदर हम उस प्रोडक्ट को हम फाइनली पैक कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम जो डिफरेंट जो मेथड हैं स्टेरिलाइजेशन के उसको हम चूज़ करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन के, जिसके अंदर फ़िज़िकल मेथड है, जिसके अंदर केमिकल मेथड है, जिसके अंदर मैकेनिकल मेथड है।
तो वो हम वन बाय वन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फिज़िकल मेथड के अंदर जो है एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्टीम स्टरलाइजेशन, इसको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। और ये जो इक्विपमेंट है ऑटोक्लेव, उसके अंदर जो है ये स्टरलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको ऑटोक्लेविंग भी कहते हैं। तो स्टीम स्टरलाइजेशन हो, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हो या ऑटोक्लेविंग हो, जो ऑटोक्लेव के अंदर हम जो भी मटेरियल्स जो है, जो भी प्रोडक्ट इवन जो है उसको हम स्टरलाइज करेंगे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड सेटिंग है ऑटोक्लेव की। उस ऑटोक्लेव के अंदर हमें प्रोडक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करने के बाद, रखने के बाद, या मटेरियल जिसको भी हम स्टरलाइज करना चाहते हैं उसको रखने के बाद, हम उस ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके अंदर जो प्रेशर है वो 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है वो होना चाहिए। और इसके बाद ये कंडीशंस हमने जो है वो एटलीस्ट 15 मिनट्स तक जो है इसको हमने मेंटेन करना होता है। तो ये जो टेम्परेचर है, इसका प्रेशर है और टाइम ऑफ एक्सपोजर है जो हम मॉइस्ट हीट से एक्सपोज करेंगे अपनी प्रोडक्ट को या मटेरियल को, वो 15 मिनट्स होना चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम को हम सेव करना चाहते हैं, या हम ये चाह रहे हैं कि ऑटोक्लेव के अंदर हम प्रोडक्ट को बहुत जल्दी जो है वो स्टरलाइज कर लें, तो फिर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा राइज़ किया जाता है 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है फिर वो जो है वो कम एक्सपोज करना पड़ता है, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई जो है वो उसके केमिकल नेचर उसकी चेंज ना हो या फिज़िकल नेचर उसकी चेंज ना हो। तो मोस्टली ऑटोक्लेव के अंदर जो मशीन पार्ट्स हैं या गाउन्स हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं, वो मोस्टली जो है इस ऑटोक्लेविंग के ज़रिए उनको स्टीराइल बनाया जाता है। इसके बाद जो फिज़िकल मेथड के अंदर है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, या जो कि ड्राई हीट ओवन के अंदर जो है वो हम इसकी स्टरलाइजेशन करते हैं। और ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसे मटेरियल जिनको हम मॉइस्ट हीट के ज़रिए स्टरलाइज नहीं कर सकते, तो उनको फिर हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के ज़रिए या ओवन्स के अंदर जो है उसको स्टरलाइज करते हैं। और जिसमें जो है ओवन का टेम्परेचर जो है, ओवन के अंदर टेम्परेचर जो है उसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और 2 घंटे के लिए इसको जो है वो प्रोडक्ट को या मटेरियल को एक्सपोज़ किया जाता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसको एक्सपोज़ किया जाता है। तो कम से कम जो है हमें 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी प्रोडक्ट को या मटेरियल को कम से कम 1 घंटा जो है उसको हमने रखना होता है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं स्टरलाइजेशन की, तो हम इसको फिर जो है वो 2 घंटे तक जो है वो एक्सपोज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि ओवन के अंदर हम जल्दी जो है वो स्टरलाइजेशन कर लें, मींस के प्रोसेस का जो टाइम है उसको हम बचा लें, जो है वो टाइम सेविंग करना चाहते हैं, तो फिर टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली बढ़ाना पड़ता है 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जो है वो 12 मिनट के लिए अगर हमने उस मटेरियल को, प्रोडक्ट को रैप करके जो है उसके अंदर रखा हुआ है, तो हम उसको एक्सपोज़ करेंगे 12 मिनट के लिए एक्सपोज़ करेंगे 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे। या अगर वो अनरैप आइटम है, उसके ऊपर किसी भी तरह की रैपिंग नहीं की गई है एल्युमिनियम फॉयल की, तो फिर उसको 6 मिनट तक जो है वो एक्सपोज़ करेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं इसको जो है वो मीट किया करना चाहिए और जो है इसको फुलफ़िल करना चाहिए, ताकि जो हम कंप्लीट जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकें। इसी तरह रेडिएशंस भी जो हैं उनके ज़रिए भी स्टरलाइजेशन की जाती है। और ज़्यादातर जो रेडिएशंस जो है वो टर्मिनल स्टरलाइजेशन जब की जाती है, या हम जो है मटेरियल्स जो हैं उनको स्टरलाइज करना चाहते हैं, या मशीन्स जो हैं उनको स्टरलाइज करना चाहते हैं, या एरिया की जो स्टरलाइज करना चाहते हैं, तो रेडिएशन और गैशियस मेथड के ज़रिए जो है वो स्टरलाइजेशन की जाती है। तो गैमा रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं उसके अंदर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी यूज़ की जाती हैं, और इसी तरह एक्सरे रेडिएशंस भी यूज़ की जाती हैं। और स्पेशली जो है जब हम एरिया को स्टरलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या एसेप्टिक फिलिंग की जाती है, तो एरिया की स्टरलाइजेशन के लिए जो है वो डिफरेंट गैसेस जो है वो यूज़ की जाती हैं, जिसके अंदर इथिलीन ऑक्साइड है, ओजोन वगैरह के लिए जो है वो एरिया की स्टरलाइजेशन के लिए, ताकि एरिया के अंदर भी किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। इसी तरह जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम ना तो ड्राई हीट के ज़रिए स्टरलाइज़ कर सकते हैं, ना ही उनको मॉइस्ट हीट से स्टरलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको हीट करेंगे तो वो थर्मोलेबाइल होती हैं, थर्मो सेंसिटिव होती हैं, तो वो प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और वो हम उनकी स्टेबिलिटी को जो है वो इंश्योर नहीं कर सकते। तो फिर हम उनको फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो स्टरलाइज़ करते हैं। मीन के मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन बनाने के बाद
तमाम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, एक्सीपिएंट्स हैं, उनको डिज़ोल्व करने के बाद फिर हम उस सॉल्यूशन को, उस पैरेंटल प्रोडक्ट को, उस लिक्विड पैरेंटल प्रोडक्ट को हम फ़िल्टर से गुजारते हैं। और मोस्टली जो है वो 0.5 माइक्रोन के जो फ़िल्टर्स हैं, जो पोर साइज़ है वो जो है वो यूज़ किए जाते हैं। 0.2 माइक्रोन के जो फ़िल्टर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो है वो मैक्सिमम जो साइज़ ऑफ बैक्टीरियाज जो हैं वो रिटेन कर सके और हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टीराइल हो सके। नंबर 2, जब हम एसेप्टिक फिलिंग कर रहे होते हैं, जो एयर जो है वो जो हीपा फ़िल्टर के ज़रिए उसको पास किया जाता है, ताकि एयर जो आ रही है, अंदर आ रही है एरिया के अंदर, वो भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होनी चाहिए। तो एयर को फ़िल्टर करने के लिए एयर चाहे वो एरिया के अंदर आ रही है या वो मशीन्स के अंदर जो है वो डिफरेंट हम फिलिंग ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो एयर को हीपा फ़िल्टर के ज़रिए जो है वो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर के ज़रिए उसको फ़िल्टर करके हम उसको प्रोडक्ट तक एक्सपोज हम कर सकते हैं। जो भी हम मेथड अडॉप्ट करें, चाहे वो ऑटोक्लेविंग है, चाहे वो ओवन के ज़रिए हम जो है वो स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, या रेडिएशंस के ज़रिए, या मुख्तलिफ़ गैसेस के ज़रिए, या इवन फिल्ट्रेशन के ज़रिए, तो हमने जो है वो जो ये चीज़ सबसे पहले ज़हन में रखनी होती है कि हमने ये देखना है कि हमारा जो मेथड है वो वैलिडेटेड होना चाहिए। वैलिडेटेड मीन हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारा वो जो मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो जो है वो हमारी प्रोडक्ट को जो है वो स्टीराइल भी बना रहा है, और इसके साथ साथ हमारी प्रोडक्ट जो है उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो फिज़िकली एंड केमिकली स्टेबल है। मींस कि हमने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को भी सामने रखना है, और फिर उसके बाद हमने इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि वो प्रोडक्ट हमारी इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो स्टीराइल भी हो चुकी है। तो कोई भी हम मेथड अडॉप्ट करें, कोई भी हम मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन अडॉप्ट करें, हम सबसे पहले हर प्रोडक्ट के लिए उस मेथड को अडॉप्ट करने से पहले हम उसको वैलिडेट करते हैं, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के बाद, स्टीराइल होने के बाद जो है वो स्टेबल भी रहेगी और कम्प्लीटली जो है वो स्टीराइल भी हो जाएगी। यहाँ तक हमारा जो है वो फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट डोजेज फॉर्म है उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन के जो है वो मेथड पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।